अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपना कोर्स टीचिंग स्ट्रेटजीज 846 इसकी सॉल्व असाइनमेंट को। तो असाइनमेंट जो हमारे पास है वो है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की। इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग असाइनमेंट नंबर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। डिस्कस डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, विच स्ट्रेटजी डू यू कंसिडर मोर इफेक्टिव इन द टीचिंग। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग स्टाइल क्या होता है और टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। उसके अलावा हम लोग बताएंगे कि ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। ये वाली असाइनमेंट्स मैंने खुद राइट की थी क्योंकि मेरे भी इसके ही एग्जाम्स हैं इस सेमेस्टर के अंदर। तो मैं खुद उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो यू कैन ज्वाइन एनी व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ एम स्पेशल स्टूडेंट्स एंड आस्क फॉर माई नंबर। उससे यह होगा कि इस सब्जेक्ट की तैयारी में आपको मेरी हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी हम लोग कहते हैं तरीक़ेकार को। टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये है पढ़ाने का तरीक़ाकार। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज ऐसे मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स होंगी जो कि टीचर्स जिनको यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करते हुए वो अपने स्टूडेंट्स के लिए नई नई चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसे मेथड्स बनाते हैं जिससे स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को फास्ट किया जा सके, जिससे स्टूडेंट्स कम टाइम में ज़्यादा सीख सके, जिससे स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ सके, जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें, जिससे स्टूडेंट्स के लर्निंग गोल जो हैं वो आउटलाइंस हो सकें और स्टूडेंट्स से प्रॉपर फीडबैक मिल सके। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स जो टीचर अडॉप्ट करते हैं उनको हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के एम्स क्या होते हैं। इसका मकसद यही होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें, उनको इनपुट और आउटपुट दोनों उनसे ज़्यादा अच्छे से लिया जा सके। उसके अलावा यहाँ पे मैंने डिफरेंट गोल्स लिखे हुए हैं। मैं डिटेल में ये वीडियो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर इस तरह हम लोग करेंगे। तो जो अब मज़ीद आपको रिवीजन है वो सारी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में करवा रही हूँ, तो आप वहाँ पे आके कर सकते हैं उसको ज्वाइन। तो इसके मेन मकसद जो होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे जो है वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकें कम टाइम के अंदर, वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना सीख सकें, उनको डिस्कशन के पैटर्न्स आएँ, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको थेरीज, प्रिंसिपल, लॉज, इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। इसके अलावा वो इतना सीख सकें कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग मेथड्स। क्या होता है मेथड, हम लोग कहते हैं तरीके को। अब स्ट्रेटजी और मेथड में क्या डिफरेंस होता है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेथड एक प्रोसेस होता है, एक वो तरीका या प्रोसीजर जिसके ज़रिए से जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करते हैं टीचर्स स्टूडेंट के ऊपर। स्ट्रेटजी एक गोल होता है, एक मकसद, एक हमारा प्लान कि ये हम लोगों ने करना है, और मेथड होता है उस प्लान को करने के लिए जिनसे हम तरीक़ेकार अपनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। अब मेथड के यहाँ पे कुछ और डिफाइंस हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके अलावा आपने किसी और बुक से कुछ और कॉन्सेप्ट लिए हो तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको इसका मटेरियल हर जगह से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टीचिंग स्टाइल्स के ऊपर आ जाते हैं। टीचिंग स्टाइल्स वो तरीके होते हैं, वो वेज होते हैं जिनके ज़रिए से जो टीचर्स होते हैं वो अपने क्लासरूम को मैनेज करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की तरफ जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीवर करते हैं और उनसे एक प्रॉपर फीडबैक लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5 टीचिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द अथॉरिटी स्टाइल, द डेलीगेटर स्टाइल, फैसिलिटेटर स्टाइल, डिमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल एंड द हाइब्रिड स्टाइल। सबसे पहला हमारे पास जो टीचिंग स्टाइल आता है वो अथॉरिटी स्टाइल आता है। इसको हम लोग चॉक एंड टाक मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो ऑडिटोरियम या किसी बड़े हॉल में वाइट बोर्ड के आगे खड़ा है और वहाँ पे वो वन वे प्रेजेंटेशन दे रहा है, मतलब खड़ा होकर एक लेक्चर मेथड की फॉर्म में बच्चों को चीज़ पढ़ा रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने नोट्स बनाएं और जो टीचर पढ़ा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करें अपने अंदर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डेलीगेटर स्टाइल की तरफ। जो डेलीगेटर स्टाइल है इसको हम लोग ग्रुप स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं, पीयर टू पेयर लर्निंग ग्रुप्स उनको हम लोग बोलते हैं। और जो टीचर होता है वो एज अ डेलीगेटर या एज अ ऑब्जर्वर वहाँ पे काम करता है, वो स्टूडेंट्स के ग्रुप को आके ऑब्जर्व करता है और फिर उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको इनकरेज करेगा, उनको मज़ीद चीज़ें जो है उनकी जो लर्निंग वगैरह है उसमें इजाफा करेगा, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, उनको गाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद डेलीगेटर स्टाइल के बाद हमारे पास 3rd नंबर पे आता है फैसिलिटेटर स्टाइल। फैसिलिटेटर स्टाइल के अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करता है और स्टूडेंट की सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने में उसकी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करता है और उनको इस बात पे मोटिवेट करता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर ख़ुद काम स्टार्ट करें और ख़ुद हर चीज़ करें,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल। डिमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल के अंदर स्टूडेंट्स पहले एक काम को खुद परफॉर्म करके दिखाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इस तरह से वो काम करें। उसमें टीचर्स कोई भी टास्क जो है एज अ रोल मॉडल परफॉर्म करता है, फिर स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि इसी स्किल को किस तरह से उन्होंने करना है, उनको करके दिखाता है। इसके अंदर प्रैक्टिकली काम, ये बहुत कॉमन स्टाइल है। लास्ट पे हमारे पास आता है हाइब्रिड स्टाइल। स्टूडेंट्स, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स करना। इसमें क्या होता है, हर तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिक्स होके एक तरह की चीज़ सीखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वाला लेक्चर जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं, इन पर्सन है, और कुछ जो हैं वो वैसे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो उन सब को जब मिल के एक ही इन्वायरमेंट के अंदर एक ही मिक्सअप करके बच्चों को रिमोट पार्टिसिपेशन उनकी कराई जाएगी, तो उससे क्या होता है, उस स्टाइल को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड स्टाइल्स। इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे जूम ऐप हमारे पास आती है, जिस तरह इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग टीम्स ऐप को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड स्टाइल ऑफ लर्निंग है, जिसमें हम लोग अपने घर बैठ के भी पार्टिसिपेट कर सकते होते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एक्टिव टीचिंग विद एग्जांपल्स। वेरिएबल्स के बारे में हमने बताना है कि वो क्या होते हैं। उसके अलावा टीचिंग के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है विद एग्जांपल। स्टूडेंट, वेरिएबल हम लोग ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि वेरी कर सकती हो, चेंज कर सकती हो। तो जो टीचिंग्स के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है, इससे मुराद होता है कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि हमारे टीचर की इफ़ेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो कि टीचर की एक्टिविटी को, उसके लर्निंग प्रोसेस को, उसके टीचिंग मेथड को, क्लास के इन्वायरमेंट को, स्टूडेंट की जो इंगेजमेंट है क्लास में, सारे के सारे माहौल को इफ़ेक्ट करता हो। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। 3 तरह के जो मेन वेरिएबल हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरव्यू वेरिएबल, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट का मतलब है जो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने देखना है कि जो टीचर है उसका क्या इफेक्ट है अपनी क्लास के ऊपर, तो जो हम स्टूडेंट के टेस्ट होंगे, उनके स्कोर्स वगैरह जो हैं, उनको अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट के जो टेस्ट के स्कोर्स हैं उनको मेजर करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि टीचर जो है किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है इनके रिजल्ट के ऊपर, और फिर टीचर के अंदर कौन सा हम ऐसा चेंज लाएं, कौन सी अचीवमेंट, कौन सी लर्निंग आउटकम, कौन सी एकेडमिक परफॉर्मेंस टीचर करे, जिसके ज़रिए से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है। तो इन सब फैक्टर्स को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको कोई और चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती होती। मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये ऐसी चीज़ होती है जो टीचर्स यूज़ करते हैं क्लास को मैनिपुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, और स्टूडेंट की स्टडी को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, क्लास के इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन, ये सब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो यही बातें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरव्यू वेरिएबल आता है। मुझे इंटरव्यू वेरिएबल की कोई सही डिटेल्स कहीं से नहीं मिली थी। अगर आपको कहीं से मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम लोग और कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट वेरिएबल्स, स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो स्टूडेंट्स की हैं। मतलब स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को किस तरह से उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, स्टूडेंट की इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है, उनकी कौन सी एबिलिटीज़ हैं उस नॉलेज को गेन करने की। उसके अलावा टीचर वेरिएबल इसमें आ जाता है। टीचर के वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो चेंज हो सकती होती हैं। टीचर्स का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, उसका पढ़ाने का जो स्टाइल है, उसका मोटिवेट करने का स्टाइल, उसका लेक्चर देने का स्टाइल, स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट करने का स्टाइल। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स। इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे क्लास की सेटिंग्स, करिकुलम का डिज़ाइन, स्कूल का जो कल्चर है, स्कूल के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये आ जाते हैं। उसके बाद कंटेंट वेरिएबल आप इसमें राइट कर सकते हैं। कंटेंट वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग ने वहाँ पे स्कूल में पढ़ाने हैं या सीखने हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स नेम से शो हो रहा है, इसमें स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शंस, टेक्निक्स वगैरह आती हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती हैं स्कूल के अंदर। असेसमेंट्स वेरिएबल आ जाते हैं, वो वाली वेरिएबल जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ या उनके गोल्स, उनकी जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स, स्कूल के इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है, ये सब चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं उन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये आ जाती हैं।
तो ये वाले पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेमोरी लेवल टीचिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस डिस्कस। कि मेमोरी लेवल टीचिंग में जो है वो सर्टेन अजम्पशंस के ऊपर, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बेस कर रही है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसको पढ़ते हैं। पहले देखते हैं हम कि मेमोरी लेवल टीचिंग होती क्या है। मेमोरी लेवल टीचिंग एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जो कि स्टूडेंट की मेमोरी लेवल, जो उसकी याददाश्त लेवल का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इन्हांस करने के ऊपर फोकस करती हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो टीचर्स यूज़ करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की मेमोरी जो है वो बेहतर बन जाए। ख़ास तौर पर ये वाले जो सब्जेक्ट हैं हम लोग एमए स्पेशल में पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ की जो मेमोरी है वो किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है, हम स्टूडेंट्स को किस तरह से चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए याद करवा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी हमें एड्स चाहिए, हमें उनको बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आता है निमोनिक डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स में ये होता है कि हम लोग किसी और चीज़ के आइडिया के साथ कोई दूसरी चीज़ मिला के सिखाना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हम शहरों के नाम याद करा रहे हैं बच्चे को और वो बहुत मुश्किल शहर है, तो हम उसको रिलेट कर देंगे किसी दूसरी चीज़ के साथ, उसके घर के साथ कि तुम्हारा घर कौन से शहर में है। तो उसको अपने घर के जो शहर है उसका अगर नाम याद होगा तो उसके नाम के साथ अगर हम उसको रिलेट कर दें तो उसको फ़ौरन से याद आ जाएगा कि ये वाला शहर मैं याद कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को आप याद करा रहे हैं पाकिस्तान का नाम और उसको भूल जाता है कि पाकिस्तान जो है वो पे से शुरू हो रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम भी पे से शुरू होता है, तो आप उसको ये चीज़ बता सकते हैं। इसको हम निमोनिक्स कहते हैं कि वो इस चीज़ को याद रख ले कि जो पाकिस्तान का वर्ड है वो उसी वर्ड से शुरू होता है जो उसके नाम से शुरू होता है। तो जब भी उसको वो नाम याद करना होगा तो वो अपने नाम के बारे में सोचेगा तो उसको फ़ौरन याद आ जाएगा। इस तरह से हम चीज़ें याद करते होते हैं जिनको हम लोग निमोनिक्स एंड पंस कहते होते हैं। डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं बच्चे की मेमोरी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। अब इसके असम्पशंस हम लोग पढ़ लेते हैं, डिफरेंट असम्पशंस जो कि मेमोरी लेवल टीचिंग के बारे में बनाई गई है स्पेशल एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले आता है इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरिंग स्ट्रेटजीज, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, विजुअल एंड मल्टी सेंसरी एड्स, चंकिंग इंफॉर्मेशन, निमोनिक डिवाइसेस, एक्टिव इंगेजमेंट, स्कैफोल्डिंग, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई 3-4 याद कर लें। पेपर में अगर आता है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि पहले टीचर को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं, हर किसी का अपना लर्निंग स्टाइल है, हर किसी की अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। तो उनके हिसाब से उनके ऊपर बर्डनाइज़ ना करें, जितना किसी की जो मेंटल एज है उस हिसाब से ही उनको जो है ना वो चीज़ें याद कराएं। नेक्स्ट आता है वेरिंग स्ट्रेटजीज़। अब हर स्टूडेंट का जो स्ट्रेटजी होती है उस पर डिफरेंट लगती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एक बार आप समझाएं उनको बात समझ आ जाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको 2 बार समझाएं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको जब तक हम कोई काम खुद करके नहीं दिखाते ना प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशनल मेथड से, तब तक उनसे वो काम नहीं होता। तो हर बच्चे की लिए स्ट्रेटजी जो होती है वो वैरी करती है, इस चीज़ को टीचर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिपीटिशन और प्रैक्टिस के मेमोरी जो लेवल है बच्चे का उसको हम लोग किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेसन को बार बार रिपीट करवा के और बार बार उसको प्रैक्टिस करा के किसी भी चीज़ की उसकी मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर आती है विजुअल एंड मल्टी सेंसरी एड्स। अब ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, हमारे पास एक टेबल भी होता है कि वो चीज़ें जो हम लोगों ने बच्चे को बोल के बताई होती हैं वो कम टाइम के लिए उसको याद रहती हैं, जो लिखवा के हमने उसको तैयार करवाई होती हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए, और वो चीज़ें जो हमने साथ दिखाई भी होती हैं उसको और फिर याद कराई होती हैं वो उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए उसके जो ज़हन है उसमें रहती है। तो हम लोग को ऐसी एड्स, ऐसे क्यूज़, ऐसी मल्टी सेंसरी टूल्स अगर हम यूज़ करें जिससे बच्चे का इनकोड करना, डिकोड करना आसान हो जाए तो वो ज़्यादा देर तक अपनी मेमोरी में चीज़ें रख सकता है। नेक्स्ट आता है चंकिंग इन्फॉर्मेशन। चंकिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना, उसके पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर कोई क्वेश्चन है हम लंबा क्वेश्चन याद कराएंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसके पार्ट्स बना बना के रोज़ का एक लाइन अगर बच्चे को तैयार कराएं तो बच्चे को ईजिली तैयार हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को अगर चंक करके बताएं तो ये भी जो बच्चे की मेमोरी लेवल है उस पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है निमोनिक डिवाइसेस, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि निमोनिक डिवाइसेस और पन्स जो होते हैं इनको यूज़ करते हुए हम लोग मेमोरी लेवल टीचिंग जो है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव इंगेजमेंट, जो बच्चा है वो खुद इंगेज रहे, साथ टीचर्स ऐसे मेथड को प्रोवाइड करें कि बच्चे की अपनी इंगेजमेंट हो तो भी उसकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगी। फिर आता है हमारे पास स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब एड्स होता है, किसी भी तरह की एड्स, जैसे हम लोग यूवी विजिबल एड्स यूज़ करते थे, कोई वाइट बोर्ड यूज़ करके बच्चे को सिखा रहे हैं, कॉपीज़ को यूज़ करके, फ्रेम्स को यूज़ करके, तो उन चीज़ों को हम लोग स्कैफोल्डिंग करेंगे, उससे भी बच्चे की मेमोरी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अगर क्रिएट करेंगे तो बच्चे के अंदर
जो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ख़ास तौर पे कि अगर बच्चा परेशान हो तो ऐसे होता है, अगर हम लोग परेशान हो तो जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं ना चीज़ों को सीखने की, वो कम हो जाती हैं। तो बच्चे के अंदर कोई भी ऐसा डिसऑर्डर होगा जो उसकी इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, या शोर बहुत है इन्वायरमेंट में, उसको कोई डिप्रेशन है, कोई आइसोलेशन है, तो इन्वायरमेंट अगर हम अच्छा रखेंगे ना तो बच्चा जो है इन सब चीज़ों से बाहर आएगा, अपने तमाम मसलों से, और चीज़ों को अच्छी तरह सीख सकेगा, उसकी जो मेमोरी लेवल है वो इम्प्रूव होगी। इस तरह गोल ओरिएंटेड अप्रोच कि हम लोग एक काम करने से पहले एक गोल रखें कि ये वाला काम हमने करना है और ये चीज़ हमने करनी है। तो बहुत ईज़ी सा है, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, डिफाइन टास्क एनालिसिस एंड आल्सो डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टास्क एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम लोग काम को जो है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक काम है बच्चे को सिखाना है, उसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सिखाना है कि ना पैंट उसने किस तरह से पहननी है, ठीक है? तो उसमें क्या हम करते होते हैं, उसको पहले टास्क को डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे पार्ट्स में और फिर बच्चे को सिखाएँगे। पहले उसको बताएँगे कि पहले 1 पाँव डालना है, फिर उसको किस तरह से स्लाइड करना है और पैंट को ऊपर, फिर दूसरी टाँग किस तरह से डालनी है उसके अंदर, फिर किस तरह से पैंट को ऊपर पुल करना है, उसको बटन कैसे करना है, उसको ज़िप कैसे करना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन के मेथड से अगर कराएँ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में और डिस्क्राइब करके, और ऐसे पार्ट्स जो कि ईज़िली मैनेजेबल और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, इसको हम लोग कहते हैं टास्क एनालिसिस। अब स्पेशल एजुकेशन के अंदर जितने भी हमारे काम आते हैं, मोस्टली वो टास्क एनालिसिस की स्ट्रेटजी के ज़रिए से ही हम लोगों को करने होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इस तरह काम नहीं सीखते। वो उनको आप लोगों को एक-एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके फिर एक तरतीब के साथ बताना पड़ता है कि ये काम करना है और पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, तो फिर काम होगा। जितने भी पर्सन्स होते हैं स्पेशल एजुकेशन में इससे रिलेटेड, वो इसी तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए करते हैं। यहाँ पे एक ईज़ी सी एग्ज़ाम्पल देखें अगर आप, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूज़र को कोई भी गोल अचीव करने में। पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ गोल, टास्क 1, देन टास्क 2 की तरफ जाएँगे, फिर टास्क 3 और फिर गोल अचीव्ड। कि स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग काम करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं टास्क एनालिसिस। स्टेप्स कौन-कौन से आ जाते हैं टास्क एनालिसिस के, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ईज़ी मैंने स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं। इनको आप याद कर लेंगे या आपको याद हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको कहीं और से कोई अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 1 आता है आइडेंटिफाई द टास्क। पहले काम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। देन वी हैव टू ऑब्जर्व एंड गैदर इन्फॉर्मेशंस। उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छे से करनी है और उसके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। देन इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू ब्रेक डाउन द टास्क। आपको उस टास्क को छोटे-छोटे स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है ताकि उसको करना आसान हो जाए। देन सीक्वेंस द स्टेप्स। स्टेप्स का सीक्वेंस जो है, जो उनकी तरतीब है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। देन यू हैव टू एनालाइज द स्टेप्स। उसका एनालिसिस आप करेंगे। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई सब टास्क एंड वेरिएशन। अब आपको देखना है कि इनको करने में कौन कौन से सब टास्क आ जाएंगे, छोटे छोटे और काम, और उनमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं। तो आपने उन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट द एनालिसिस। उन एनालिसिस को आपने तरतीब दे के डॉक्यूमेंट कर दिया। फिर आपने उनको रिव्यू कर दिया, वैलिडेट कर दिया। वैलिडेशन आपने उनकी दी मतलब ऑथेंटिक बता दिया आपने कि ये एक ऑथेंटिक प्रोसीजर है। आपने वेरीफाई कर दिया, किस चीज़ को कंफर्म कर दिया। ये टास्क एनालिसिस के लिए एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका बताया है कि हमने कोई काम करना सिखाना है तो हम बच्चे को किस तरह से सिखाएंगे। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एमसी के अंदर थी, तो जब मैंने लेसन प्लानिंग की थी थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही, तो उसमें हम लोग जब अपना लेसन प्लान बनाते थे तो उसमें काम को स्टेप बाय स्टेप करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोई लेसन था जिसमें बच्चे को ना हैंड वॉश करना सिखाने हैं, तो उसकी मैंने एक रजिस्टर बनाया ना, उस पे लेसन में मैंने लिखा था कि स्टेप 1 में ये काम सिखाना है, स्टेप 2 में ये सिखाना है, स्टेप 3 में ये सिखाना है। तो इट वाज़ द टास्क एनालिसिस विच आई मेड फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क कि ये काम करना है। और बाद में मैंने उसको वैलिडेट किया, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया कि मेरे इस लेसन प्लान के ज़रिए से, मेरे इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से जो टास्क है उसको ईज़िली परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं। आप इनको, मैंने आगे डिटेल बताई हुई है, थोड़ी-थोड़ी मैंने बताई है, कुछ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत ईज़ी वर्ड्स हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके इनको पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। वही वाले स्टेप्स हैं, उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। इसको मैं थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें। लास्ट पे हम लोग करते हैं यूज़ द एनालिसिस, कि जो हम लोगों ने टास्क एनालिसिस किया है उसको हम अप्लाई करेंगे। फिर उसमें ट्रेनिंग मटीरियल्स, मैनुअल्स, इंटरफेसेस वगैरह सब आएँगे।
उन सब फेजेस के बाद जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। डिस्कस द रोल ऑफ प्लानिंग इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो प्लानिंग है उसका क्या रोल है। इकोनॉमी कहते हैं हम लोग मईशत को, जो पाकिस्तान की वेल्थ है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारी फाइनेंशियल स्टेट, उन सब के बारे में हमने बताना है कि किस तरह से हम लोग पाकिस्तान को फाइनेंशियली अच्छा कंट्री बनाने के लिए हमें प्लान किस तरह से करना चाहिए और अच्छी प्लानिंग का क्या रोल है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। बहुत डिटेल मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स को लेकर चलूँगी और अपनी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आपको इसमें से जितना मटेरियल करना होगा आप कर लीजिएगा। मेन मकसद होता है कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको दे दूँगी। स्टार्ट में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इनमें सिर्फ यही बातें बताई गई हैं जो हमारे बाकी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर क्या है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और शॉर्ट टर्म गोल्स पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाई जा चुकी हैं इकोनॉमी के लिए, और जो डाटा होता है वो पेपर की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के और डोनर्स के बहुत लिंक हैं जिन्होंने हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हमारी हेल्प की। उसमें फॉर एग्जांपल चाइना जो है इसकी बहुत गुड एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग पाकिस्तान के मुल्की हालात को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल डिसरप्ट्स हैं, हमारे सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं, हमारे इंटरनेशनल इश्यूज बहुत सारे हैं, हमारी इकोनॉमी इस वजह से जो है वो इनकन्सिस्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करें तो हमें एक अच्छा प्लान, अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो चाहिए, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहीं से पढ़ते हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत फोकस कर रही है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ताकि जो हमारी कंट्री में आने वाले इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं उनको वो फुलफ़िल कर सके। उसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट तरह के चैलेंजेस जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो सही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आता है इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ जो होती है ये आउटपुट होती है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी आउटपुट। अब पाकिस्तान की यहाँ पर डिफरेंट डिटेल्स बताई हुई हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, और वो किन फैक्टर्स की वजह से वो जो है ना वो गैर मुतवाज़न रही है। पहला पॉइंट आता है इंक्रीजिंग पॉवर्टी। पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि जो जॉब्स लेने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जॉब प्रोवाइड करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। उसकी वजह से गुर्बत बढ़ रही है, जॉब्स नहीं लोगों को मिल रही, और इससे क्या हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक टेबल देखें तो हमारे पास सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है पाकिस्तानीज़ का, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो रिच पीपल हैं वो बहुत ही कम हैं। बल्कि जो लेटेस्ट जो हमारे पास सर्वे है उसमें ये बताया गया कि सिर्फ 5% लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो रिच हैं। बाकी जो उससे ज़्यादा आती है वो हमारे पास अपर मिडिल क्लास आती है, और जो ज़्यादा अमाउंट में पाकिस्तान में है वो लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, और बिल्कुल ही पुअर पीपल आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पाकिस्तान के लोग फेस कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही जो हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आता है लो लिटरेसी रेट। पाकिस्तान के अंदर जो ख़वानगी की शरह है वो बहुत कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लिटरेसी रेट के अगर आप 2017 की यहाँ पे रिसर्च देखें तो हमारे पास 58 पॉइंट लिटरेसी रेट था, और अब तो शायद 50 है हमारा लिटरेसी रेट। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू मीट लॉन्ग टर्म गोल्स। कि जब भी बड़े बड़े फैसले करने होते हैं ना तो उनके लिए छोटी छोटी प्लानिंग करनी होती है। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत आई थी तो हम लोगों को लग रहा था कि बहुत महंगाई हुई है, लेकिन जो इमरान खान के जो गोल्स थे वो बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स थे। उसके गोल्स इतने लॉन्ग टर्म्स थे कि हमारे कंट्री में अगर वो रहता मुसलसल तो 5 साल के बाद हम देखते तो इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी होनी थी, हमारी जो इकॉनमी है वो इतनी अच्छी हो जानी थी। लेकिन उसके जो कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स थे वो इनएफिशिएंट रहे हैं, लोगों उसमें सब्र नहीं था। तो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी हम लोग अपनाते हैं। तो उन शॉर्ट टर्म गोल को भी स्टेबलाइज करने के लिए, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, उसको लगाने के लिए बहुत सारी पैसा उसमें भी चाहिए होता है, लेकिन इकोनॉमी है नहीं, तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमी का इश्यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फॉरेन डेब्ट टू रन द इकोनॉमी। कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए बाहर से बहुत सारे कर्जे ले रखे हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है, तो हमारे ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ख़राब हो गई है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ब्रेन ड्रेन टू डेवलप्ड इकोनॉमिस्ट। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे कंट्री के वो लोग जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो हमारा कंट्री छोड़ के और बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए भी बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि हमारे जितने भी जो ऐसे लोग हैं पीएचडी होल्डर्स ख़ास तौर पे जो उन्होंने एमफिल किया हुआ है, जो ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छी जॉब के लिए। उसकी वजह से पाकिस्तान में सिर्फ बच जाते हैं इलिटरेट और ऐसे पीपल जिनके पास जॉब नहीं है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट टू डोनर्स। इसमें यही बात आ जाती है कि जितने भी बैरूनी कर्जे हैं जो कि पाकिस्तान ने उठा रखे हैं आईएमएफ से, डब्ल्यूपी से, एडीपी के जितने भी लॉन्स हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए मोस्टली हम लोगों ने उठाए थे। लेकिन वो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनकी इकोनॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादातर इन लॉज की वजह से ही आई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि अगर हम लोग इन पॉइंट्स को इम्प्रूव करें तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सकता है। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस असाइनमेंट के पार्ट 2 जो है असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को तमाम स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा।